लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट एंड टैक्स रेट किसका, इनकम टैक्स का, ठीक है, और कुछ डिफिनेशन इसका भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ टैक्स लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमसे कंपल्सरी चार्ज करती है उसे हम लोग टैक्स बोलते हैं। तो दो तरह का चार्जेस होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल जैसे हो गया इनकम टैक्स, ब्लैक मनी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली कलेक्ट करता हो, जिसमें टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद देख लेते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ पर्सन। यहाँ पे पर्सन कौन होता है? पर्सन का डिफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन आ जाएंगे सच एज मैन, वोमेन। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, तो इसमें होता है एक फैमिली एंटिटी, कर्ता और अदर मेंबर्स होते हैं। फिर फार्म है, पार्टनरशिप फार्म, एलएलपी कवर हो जाएंगे इसमें। फिर कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर एओपी और बीओआई है। तो एओपी और बीओआई में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। In case of BOI, only individual can be member, but in case of AUP, any member can be its member, ठीक है। BOI में क्या होगा, सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर हो सकते हैं, लेकिन AOP में इंडिविजुअल के साथ अदर पर्सन भी मेंबर हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है लोकल अथॉरिटी, इसके अंदर नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी वगैरह आ जाएंगे। आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन में कोर्ट, टेम्पल, यूनिवर्सिटीज आता है। फिर इसमें एसएससी वर्ड, तो एसएससी का मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है, मीन्स एनी पर्सन हु इज लायबल टू टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो भी इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी देते हैं उसको एसएससी बोला जाएगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है, जिस साल हम लोग टैक्स देते हैं और रिटर्न फाइलिंग करते हैं, ठीक है। ये 12 मंथ पीरियड का होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है, जिस ईयर अपने इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर होता है। ये भी जनरली 12 मंथ का होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ, शॉर्ट पीरियड के लिए भी होता है इन केस ऑफ न्यू बिजनेस और न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अगर नया बिजनेस सेटअप हुआ है तो जिस जिस डेट से वो सेटअप बिजनेस हुआ है उस डेट से 31 मार्च तक होगा। उस केस में सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, नहीं तो असेसमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों 12 ईयर्स के लिए हैं। अब देखते हैं असेसमेंट और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। प्रीवियस ईयर जैसे हो गया 25-26, ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर को इनकम अर्निंग ईयर भी बोलते हैं। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इसका क्या हो जाएगा, 26-27, यही हो जाएगा टैक्स पेमेंट ईयर। तो अगर मैं 25-26 में कमाया हूं तो इसका असेसमेंट साल का अंत में होगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट होने के बाद क्या टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसका पेमेंट किया जाता है 26-27 में। तो जिस साल टैक्स पेमेंट करते हैं हो जाता है असेसमेंट ईयर। ये पढ़ाने का जरूरत। उसके बाद क्या जनरल रूल्स है। जनरल रूल क्या है, प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स होता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है जहां पे प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स होगा, ठीक है। क्या क्या एक्सेप्शन है पढ़ लेते हैं। इनकम कैजुअल शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है कैजुअल शिपिंग बिजनेस करता है तो वो नेक्स्ट ईयर तो यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, तो उसी साल पेमेंट ले लिया जाता है। तो जिस साल वो इनकम अर्न किया उसी साल पेमेंट उसको देना पड़ेगा। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली तो जिस साल वो कमाया उसी साल टैक्स पेमेंट करके जाएगा। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूअस बिजनेस में भी, और इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट फॉर अवॉइडिंग टैक्स, और फिर कोई एओपी, बीओई, एजी फॉर्म फॉर पर्टिकुलर पर्पस विद शॉर्ट ड्यूरेशन। ये सब केसेस में ही क्या है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। फिर है चार्जिंग सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनकम टैक्स शैल बी लीविएट ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन एट अ रेट स्पेसिफाइड इन, कहाँ पे स्पेसिफाइड है, फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1, उसमें जनरल टैक्स रेट दिया हुआ है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या क्या स्टेप्स है टोटल इनकम निकालने के लिए। तो सबसे पहले निकालना पड़ता है डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट क्या है। रेसिडेंट
रेसिडेंट में क्या होगा, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट में क्या होता है, ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है। डिटरमाइन इनकम अंडर ईच हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी ले लीजिए, इनकम फ्रॉम अदर्स हाउस प्रॉपर्टी ले लीजिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ले लीजिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पांचों हेड ले लीजिए। फिर क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम होता है। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है। फिर आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ से डिडक्शन होता है चैप्टर 6A का। उसके बाद आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम आ जाने के बाद हमको हमको पता है टोटल मैंने पूरा साल में कितना इनकम अर्न किया। इसके ऊपर अब तो जनरल रेट ऑफ इनकम होगा। जनरल जनरल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स निकाला जाएगा। दूसरा होता है स्पेशल रेट ऑफ इनकम। स्पेशल रेट ऑफ इनकम जैसे कि लॉटरी का इनकम हो गया, लॉटरी इनकम हो गया, या स्पेशल रेट ऑफ इनकम के साथ टैक्स होता है। इसमें होता है @ 30% से टैक्सेबल होता है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी 12.5% से टैक्सेबल होता है। ये सब हो जाते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है। तो इसका जो भी इनकम होगा उस रेट से टैक्स होगा। तो टोटल टैक्स आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अगर सरचार्ज है, सरचार्ज भी एक टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको। इफ टोटल इनकम एक्सीड लिमिट, लिमिट से अगर क्रॉस कर जाता है तो सरचार्ज भी ऐड होगा। फिर सेस कंपलसरी 4% पेमेंट करना है, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपका आ गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में ऑलरेडी अगर आप एडवांस टैक्स दे रखे हैं, टीडीएस कुछ कुछ कटा है तो माइनस कर लीजिएगा, तो नए टैक्स पेबल आ जाता है, फिर रिफंडेबल आ जाता है। और राउंडिंग ऑफ का भी सेक्शन है 288A 288B। ठीक है। इसमें क्या है, ये टोटल इनकम भी राउंडेड ऑफ होगा नियरेस्ट टू 10, एंड टैक्स पेबल का भी राउंडेड ऑफ होगा नियरेस्ट टू 10। फॉर एग्जांपल टोटल इनकम आ रहा है 10,80,514, तो ये नियरेस्ट टू 10 कितना आएगा, 10,80,510। ठीक है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से राउंड ऑफ होगा, नियरेस्ट टू 10 के हिसाब से राउंड राउंड ऑफ किया गया है। अब जनरल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट का स्लैब देख लेते हैं। ये ओल्ड स्कीम के हिसाब से। ठीक है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओए आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन स्लैब रेट क्या है, इफ टोटल इनकम इज अप टू 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, अबव 10 लाख 30% है। किन्हीं का एज अगर 60 ईयर से ज्यादा हो और 80 ईयर से कम हो तो टैक्स स्लैब रेट थोड़ा सा बदल जाता है। अप टू 3 लाख नील है, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, अबव 10 लाख 30%। किन्हीं का एज अगर 80 ईयर से भी ज्यादा हो तो अप टू 5 लाख नील है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, अबव 10 लाख 30%। रिबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, हाँ, अगर किन्हीं का इनकम 5 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं आता है। रीजन यही है कि 5 लाख तक का जो भी टैक्स है 5%, ठीक है, 12,500 आएगा, उसका रिबेट मिल जाता है। तो यहाँ पे रिबेट का रूल्स क्या है, 87A के अंदर रिबेट मिलेगा। रिबेट विल बी 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो आपका आएगा वो उतना का रिबेट मिल जाएगा। रिबेट इज गिवन बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, से जो 4% ऐड करते हैं उसको देने से पहले ही। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरा टोटल इनकम 5 लाख है तो टैक्स आएगा इस पे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना था, 5%। तो इसके ऊपर 5% कीजिएगा, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500 आएगा। तो 12,500 का रिबेट भी मिल गया। केस 2 है 4,10,000, इसके ऊपर टैक्स निकालिएगा 8,000 आएगा, इस पे भी रिबेट 8,000 मिल जाएगा, तो टैक्स 0 देना है। 5,10,000 हो गया तो 10 लाख, तो जैसे ही 5 लाख क्रॉस हो गया तो आपको रिबेट अब नहीं मिलेगा, तो 14,500 आया टैक्स। इस पे सेस भी ऐड कर लीजिए, जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये था ओल्ड स्कीम। फिर अपने देख लेते हैं न्यू स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। ठीक है, फॉर न्यू टैक्स रिजीम असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। ठीक है। तो अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं,
4 लाख से 8 लाख 5% है, 8 लाख से 12 लाख 10% है, 12 से 16 15%, 16 से 20 लैक्स के ऊपर 20% है, 20 लाख से 24 लाख के ऊपर 25% है, एंड अबव 24 के ऊपर 30 लैक्स है। कैसे लर्न रहेगा, यहाँ देखिए 4 का टेबल पढ़ लीजिए, 4 से 8 का गैप है, सब में 4 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ लीजिए, सब में 5 का गैप है। जैसे 24 पहुंचे उसके बाद 30 लाख से अबव पे है। तो रिबेट लोअर ऑफ 60 लाख, इस पे भी रिबेट मिलता है, जैसे वहां पे 12,500 था, यहाँ पे भी रिबेट आपको मिलेगा 60,000 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर का। तो ये थे इंडिविजुअल का स्लैब, कैसे टैक्स रेट क्या है। अब देख लेते हैं फार्म का, लोकल अथॉरिटी का क्या टैक्स रेट है। तो फार्म और लोकल अथॉरिटी पे फ्लैट 30% लगता है टैक्स। फिर कंपनी का देख लेते हैं। तो कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी जिसका हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन लिया, उनका अगर टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, अप टू 400 करोड़ है तो 25% टैक्स रेट है, अदर केस है तो 30%। मतलब 25 करोड़ 20 करोड़ से अप टू 400 करोड़, अप टू 400 करोड़ है 25%, 400 करोड़ से अगर ज्यादा टर्नओवर है तो 30%, ठीक है। फॉरेन कंपनी में क्या है, फॉरेन कंपनी 35% टैक्स रेट है। अब आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात कर लें, तो अप टू 10,000 10%, अबव 10,000 टू 20,000 20% एंड अबव 20,000 30%। तो ये देख लिए। उसके बाद आज अभी मैंने पढ़ा था कि सरचार्ज भी ऐड होता है टैक्स के ऊपर, फिर सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज किस पे एप्लीकेबल है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, यूपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन के लिए मैं बात करूं, इनका अगर टोटल इनकम अप टू 50 लैक्स है तो सरचार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, नील। अबव 50 लैक्स बट अप टू 1 करोड़ तो कितना 10% टैक्स है। अबव 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ तो 15% टैक्स रेट है। अबव 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ 25%, अबव 5 करोड़ 37% टैक्स है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ मिस्टर ए का टोटल इनकम 60 लैक्स है तो इसका टैक्स मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लैक्स 1 लाख हो गया, और 10 लाख से अबव 30% मतलब 15 लैक्स, तो टैक्स कितना हो गया 16 लाख 12,500, ठीक है। इसके ऊपर सरचार्ज करेंगे 10%, यही सरचार्ज का बात कर रहा था, ये तो टैक्स निकल गया 60 लैक्स के ऊपर। उसके बाद सरचार्ज 10% देंगे, उसके बाद टैक्स और सरचार्ज दोनों ऐड करने से 17 लाख 73,750 आ रहा है। फिर नोट दिया हुआ, सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम। कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे जो सरचार्ज रेट था यहाँ पे 25% और 37% ये नहीं चार्ज होगा। मतलब कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम 10 और 15% ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है सरचार्ज, यही बोला हुआ है। तो क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ और 5 करोड़, मतलब यहाँ 2 करोड़ और 5 करोड़ में देखिए 2 करोड़ जैसे क्रॉस हो रहा था तो 25% टैक्स है, और 5 करोड़ क्रॉस होने से 37%। तो वही बोल रहा है टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ और 5 करोड़ ड्यू टू कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम की वजह से होगा। देन सरचार्ज रेट ऑन टैक्स 1 अदर इनकम विल बी, तो क्या होगा, टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ 15% लेंगे, टोटल इनकम एक्सीड्स 5 करोड़ 25% लेंगे, ठीक है। तो देख लें अदर इनकम, अगर अदर इनकम कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम माइनस करने के बाद अगर ये क्रॉस करता है तो ये 25% 37% होगा, नहीं तो अदर केस में डिविडेंड इनकम में आपका 10 और 15% ही रहने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे केस वन में 15 लैक्स 30 लैक्स तो टोटल हो गया 45 लैक्स, 45 लैक्स के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं, 50 लैक्स के ऊपर
सरचार्ज एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे सरचार्ज क्या होगा, कुछ भी नहीं। सेकेंड केस 50 लैक्स 40 लैक्स टोटल 90 लैक्स, तो 50 लैक्स क्रॉस होने से सरचार्ज था 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कैपिटल गेन पे भी 10%, सरचार्ज उस पर भी 10%। अगर 80 लैक्स 90 लैक्स तो 170 हो जाता है। तो जैसे ही 2 करोड़ तो यहाँ पे क्या था, एबव 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15% था। तो देख लेते हैं, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम 2.20, अदर इनकम 40 लैक्स। ठीक है, तो 2.60। इस केस में क्या था, इस केस में अगर मैं टोटल इनकम बात करूं तो 25% का टैक्स रेट में पड़ रहा है, लेकिन नोट के कारण, इसके कारण ये कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे बोला हुआ है कि 25%, 37% नहीं चार्ज होगा। तो क्या होगा फिर, 15% ही चार्ज होगा मैक्सिमम। तो वही लिखा हो 2.20 किस पे होगा, 15%। और अदर कितना है, अदर 40 लैक्स था, तो इस पे भी 15% ही होगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं होगा। ये 1 करोड़, ये 2.5 करोड़, तो भी 15-15, क्योंकि अदर इनकम जब तक क्रॉस ना कर जाए 5 करोड़ से अबव, तब तक वो 25%, 37 ही होने वाला है। ये टू टोटल इनकम 3.5, ये 2.5, 2 से जैसे क्रॉस हो जाएगा तो 25% अदर इनकम पे होगा टैक्स। ठीक है, यहाँ 15%। फिर ये 3 करोड़ 4 करोड़, ये 15%, 25%। 3 करोड़ 6 करोड़, टोटल 9 करोड़, ये 6 करोड़ हो गया, 5 करोड़ से ज्यादा हो गया ना अदर इनकम, तो फिर यहाँ 37% चार्ज होगा। ठीक है, फार्म और लोकल अथॉरिटी का भी सरचार्ज देख लेते हैं। अप टू 1 करोड़ तक नील है टोटल इनकम। अब अबव 1 करोड़ 12% है सरचार्ज। कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक कंपनी और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ नील है। अबव 1 करोड़ 7% है, अबव 10 करोड़ 12% है। फॉरेन कंपनी का देख सकते हैं, अप टू 1 करोड़ नील है, अबव 1 करोड़ 2% है, अबव 10 करोड़ 5% है। ठीक है, ये सारा टैक्स निकालने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, एडुकेशन सेस चार्ज करना है। तो हम लोग देख लिए कि कैसे अपने टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है।